हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन अरेरा। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और आज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ना बात करने वाले हैं रिसेंटली जो कर्नाटका में कंक्लूड हुए इलेक्शंस के बारे में, जहां पे भाई आपको पता तो है कि अच्छा खासा ये देखिए कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत यहाँ पे हुई है। मतलब 34 इयर्स में सबसे बड़ा यहाँ पर कांग्रेस की विन हुई है। मतलब इतने बड़े वोट मार्जिन से। और आई गेस ये लगभग 135 सीट्स के अराउंड इनकी आई थी, 132 135 के अराउंड इनकी सीट्स आई थी, जिसे बोला जा रहा है कि पूरे कर्नाटका में 34 साल यानी 34 इयर्स में सबसे बड़ी विन है किसी भी पार्टी के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे कवर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बात करें कि डीके शिव कुमार अपॉइंटेड एज कर्नाटका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अब इस पोस्ट के अराउंड ना थोड़ा सा हमको जानने वाली ज़रूरत है, क्योंकि ये ना आपको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता। तो ये पोस्ट कहाँ से आ गई भाई? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कहाँ से आ गई? और क्या इनको भी सेम पावर्स मिलते हैं जो एक डेप्यूटी चीफ मतलब जो एक चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, क्या वही पावर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को मिलता है? तो इसी के बारे में जानेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वही हम न्यूज़पेपर में सब फॉलो कर ही रहे थे कि कर्नाटका में कौन जीता। कर्नाटका में जीती कांग्रेस 34% के वोट शेयर से। बहुत लोगों के द्वारा बोला जा रहा था यार कि बीजेपी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था ऑलरेडी कर्नाटका में, ये एक रीज़न था। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है उसकी वजह से भी कांग्रेस को वहाँ पे ज़्यादा सीटें आई है, ऐसा मतलब सब बातचीत चल रही थी। और जीतने के बाद कांग्रेस के पास ना एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आ गया था कि वहाँ के उनके पुराने जो कांग्रेस की तरफ से पहले जो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार। अब सिद्धारमैया जी जो है ना, सिद्धारमैया जी जब पहले कांग्रेस जीत के आई थी बीजेपी के पहले, तो सिद्धारमैया जी वाज द चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी ये वाला जो प्रेजेंट अभी इलेक्शन हुआ अभी जो, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था डीके शिव कुमार ने। मतलब वो ही फोर फ्रंट से लीड कर रहे थे पूरे साइड को, यानी कांग्रेस पार्टी को। तो इनकी इच्छा थी कि यार अब अगर पार्टी जीतेगी ना तो इनको सीएम बनाना चाहिए। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमको देखने को मिल रहा था। जैसा ये सेम स्ट्रगल देखने को मिला था जब कांग्रेस राजस्थान में जीती थी, वहाँ पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये चीज़ चल रही थी। वैसे ही यहाँ पे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में दिक्कतें चल रही थी कि किसको सीएम बनाया जाए, चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो देखो सारे इसको ना न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया था कि भैया कांग्रेस को ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी तक। मतलब अभी तक एज एन अब तो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन जब कांग्रेस के बाद पता चला था कि जीत हुई है, तो ये डिसाइड करना कि हमारा सीएम कौन बनेगा, इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक चर्चा हो रही थी। और फिर बहुत ज़्यादा चर्चा होने के बाद डिसाइड किया गया कि सिद्धारमैया जी जो हैं उनको कर्नाटका का सीएम बना दिया जाएगा और शिव कुमार जी को उनका डेप्यूटी बना दिया जाएगा टिल 2024 के चुनाव। ऐसा कांग्रेस की जो कमेटी है उन्होंने ये बताया कि भाई सिद्धारमैया जी जो हैं वो अभी के लिए तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और 2024 का जब इलेक्शन हो जाएंगे, जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो डीके शिव कुमार को जो है वो बना देंगे सीएम। मतलब देखो ये वाली चीज़ उन्होंने बोली नहीं है कि 2024 के बाद बना देंगे। पार्टी की तरफ से अभी सिर्फ यही बोलना है कि 2024 तक तो सिद्धारमैया जी ही चीफ मिनिस्टर की यहाँ पर भूमिका निभाते हमको दिखेंगे। अब देखिए वो जो पूरा पैनल था, फिलहाल के जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसी साल लास्ट ईयर इलेक्शंस वगैरह हुए थे इनके। फाइनली कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन रहेगा, उसके पहले राहुल गांधी जी थे। तो अभी प्रेसिडेंट का उनका चुनाव हुआ कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो वोटिंग वगैरह सब हुई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई सिद्धारमैया जी है ना वो अगले चीफ मिनिस्टर रहेंगे कर्नाटका के। ये चीज़ अनाउंस कर दी गई थी 18 मई को। ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो सिद्धारमैया जी वो यहाँ के मतलब कर्नाटका के जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डीके शिव कुमार रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात अनाउंस कर दी गई। हालांकि डीके शिव कुमार ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे इस डिसीजन से, और ये बताया भी गया था, काफ़ी न्यूज़ में ये भी कवर किया गया था कि वो खुश नहीं है डिसीजन से। बट खैर, जो कंपनी के हाई कमान ने डिसीजन ले लिया वो तो देखो पार्टी को सबको मानना ही पड़ता है। तो अब ये वाली जो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो पोस्ट है डेप्यूटी सीएम की, ये ना ये अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर रहा है। यानी बहुत टाइम से हम इसको देखते हुए हैं, लगभग जब आज़ाद हो गया था इंडिया उसके बाद से हम ये चीज़ देखते आए हैं कि पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो ना हमेशा रही है। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट हमेशा आप किस चीज़ से रिलेट करके देखते हो? आप रिलेट करके देखते हो हमेशा कोइलिशन गवर्नमेंट के साथ। अब कोइलिशन के गवर्नमेंट के साथ आप इसलिए रिलेट करके देखते हो क्योंकि देखो कोइलिशन गवर्नमेंट यानी
दो या दो से ज़्यादा पार्टी लोग सब साथ में आकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। अब जब साथ में आके गवर्नमेंट बनाते हैं तो हो सकता है जैसे कांग्रेस पार्टी है और बाकी सारी पार्टीज़ हैं, अगर वो साथ में आ जाते, जो महागठबंधन की बात करी जा रही थी, तो उसमें क्या करना होता है भाई, वो लोग ना कोई एक लीडर को चुन ले कि भाई एक यही है जो हमारे ऊपर मतलब जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे लीडर होंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अलग अलग पार्टी सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक जो पार्टी सपोज जो मेजोरिटी वाली है, मतलब उन सारे गठबंधन में भी जिनका सबसे ज़्यादा वोट शेयर है, जो बड़ी पार्टी है, वो क्या करेगी, वो अपना सीएम कैंडिडेट उतार देगी। लेकिन बाकी क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट के भी सब साथियों को, सारी पार्टीज़ को साथ में लेकर चलना होता है, तो वो क्या करते हैं, डिप्टी सीएम की पोस्ट बना देते हैं, ताकि होता क्या है, क्लैश ऑफ ईगोज रहते हैं कि यार मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा नेता। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो सीएम बन ही जाता है, उसके बाद जो है ना डिप्टी सीएम की भी पोस्ट बना देते हैं, ताकि दूसरे जो बड़े लीडर्स हैं उनको ये ना लगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये डिप्टी सीएम वाली पोस्ट जो है वो बना दी जाती है। तो और डिप्टी सीएम की पोस्ट बनाने का एक कारण ये भी रहता है, देखो एक तो कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में हमको देखने को मिलती है, और दूसरा कारण ये रहता है कि मान लो कोई जो स्टेट है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि हर रीजन को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचे, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो सब को अच्छे से टैकल किया जाए। इस वजह से भी क्या होता है ना कि डिप्टी सीएम वगैरह की पोस्ट बना दी जाती है। अब जैसे सेम अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यूपी का, तो यूपी में क्या है, यूपी में भी आपको दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे सीएम के अलावा। लेकिन वहाँ पे सिंपल सादा यही होता है कि भैया जो एक मेन सीएम है वो तो रहेंगे, लेकिन उनके जो डिप्टी है ना वो बाकी रीजनल को देख के, अलग अलग रीजन्स को देख करके वहाँ के इश्यूज़ लेके आ सकते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह करवा सकते हैं। तो इस वजह से भी आप डिप्टी सीएम की पोस्ट को बनाते हो, ताकि जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। अब देखिए, ये जो पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम है ना, सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल 164 के बारे में। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, ये सब आपको आर्टिकल नंबर 164 के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो आर्टिकल 164 है, अब ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। अब क्योंकि आर्टिकल 164 में स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई जो चीफ मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करेगा, फिर उनके साथ उनकी मिनिस्ट्री वगैरह रहेगी, उसके बारे में सब है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या कहते हैं। देखिए, ये है एग्जैक्ट प्रोविजन आर्टिकल 164 का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहते हैं कि Chief Minister shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by governor on the advice of the chief minister। तो ये क्या है ना, बेसिकली देखिए, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल कि कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है ना, वो वहाँ की जो इलेक्शन में जीत गई है, जैसे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई है, तो वहाँ के गवर्नर कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि आपके कैंडिडेट कौन है, और उनका अपॉइंटमेंट जो होएगा एज अ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का, वो करेंगे वहाँ के गवर्नर, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे चीफ मिनिस्टर है तो उनका अपना मंत्रिमंडल होता है, मिनिस्टर्स होते हैं। तो इनके जो मिनिस्टर्स आते हैं, ये आते हैं, इनको चूज करते तो चीफ मिनिस्टर ही है कि कौन कौन उनके मिनिस्ट्री में रहेंगे, कैबिनेट में रहेंगे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं आफ्टर एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। ये प्रोविजन जो है ना एकदम सेम है जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर का होता है। जैसे कि जो हमारे जब देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वही ओथ वगैरह दिलवाते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फिर चुनते हैं कि उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से जो पार्टी के लोग हैं वो मंत्री बनेंगे, और उसके बाद वो नाम रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट फिर उन लोगों को एज कैबिनेट मिनिस्टर्स या एज मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट कर लेता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साथ होती है, लेकिन यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब ये पूरे प्रोविजन को आप देखोगे ना, तो इसमें कहीं पे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात आती ही नहीं है। इसके अलावा देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यहाँ पे भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर ली कि भाई अगर सीएम कोई डिसीजन ले तो भी उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अगर कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में से कोई एक भी कुछ डिसीजन लेता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री और पूरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो जाती है। बेसिकली वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। इसके अलावा देखिए, क्लॉज नंबर 3 में भी आप देखोगे ना, ये बेसिकली ओथ और अफर्मेशन की बात करता है, कौन ओथ वगैरह दिलवाएगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 4 देखोगे तो इसमें आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा, कितने टेन्योर के लिए आते हैं। और क्लॉज नंबर 5 आप देखोगे तो इसमें आपको सैलरी अलाउंसेस की बात करती दिख जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये है कि इसमें 5 क्लॉजेस के अलावा और कोई क्लॉज नहीं है जहाँ पे कहीं पे भी डेप्यूटी सीएम की बात की गई हो।
तो ऐसा पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं, वो क्रिएट कैसे हुआ, वो आ कैसे गया, कैसे हम अपने मन से ये कोई पोस्ट क्रिएट कर दी और हम लोगों ने बोला कि यार नहीं डिप्टी सीएम होने चाहिए। तो इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो मैंने बोला कि कोई डिप्टी सीएम की पोस्ट का ना मेंशन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये एक बड़ी विडंबना वाली बात है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट है ही नहीं, हम उसको कैसे मान सकते हैं। तो उसी के बारे में हम जानते हैं कि देखिए, जो डिप्टी सीएम की पोस्ट होती है ना, उसको माना गया है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट। तो जो स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी वो मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के साथ, बेग योर पार्डन, जो चीफ मिनिस्टर के साथ एकदम क्लोजली मिलके काम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, उसको आप कहते हो कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये बोला गया, बताया गया कि जो हमारे डिप्टी सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम बेसिकली जो है वो आपके एक कैबिनेट मिनिस्टर टाइप ही होते हैं। उनको ट्रीट ना एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ही किया जाता है, और उनको जो पर्क्स मिलते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर वाले मिलते हैं। यहाँ तक कि जो सैलरी वगैरह भी होती है ना, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक मिनिस्टर वाली मिलेगी डिप्टी सीएम को भी। अब ये वाला जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे जाना ना, कि जो डिप्टी सीएम होते हैं बेसिकली आप उनको एक रेगुलर कैबिनेट मंत्री के जैसे आप ट्रीट करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी अप्लाई होती है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद भी एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो क्रिएट करी गई थी। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो हमारे लॉ पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, तो ये कुछ समय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही चीज़ कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कैबिनेट मिनिस्टर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी उतना ही पर्क्स, बेनिफिट और अलाउंस मिलता था जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। कैबिनेट लेवल के जो मंत्री को पर्क अलाउंसेस मिलते हैं, जो ट्रीटमेंट मिलता है, वही एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी था। तो ये दोनों ऐसा, ये इस तरीके से पैरेलल चलता है। अब यहाँ पे आपका ये सवाल आएगा कि यार ये किसने कहा, किसने ये चीज़ इंसर्ट करी, क्या कोई अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ आई थी? तो देखो, अमेंडमेंट के थ्रू नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फुल फ्लेजेड डिसीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1989 की बात है। 1989 में ना देवीलाल चौधरी, हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हैवी वेट, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा नाम चलता था, काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता हुआ करते थे 1989 के टाइम में, और उनको एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था वीपी सिंह के टाइम। तो वीपी सिंह जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1990, सिर्फ 1 साल के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो वीपी सिंह जी के टाइम में ना उनके डिप्यूटी सीएम, बेग योर पार्डन, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो देवीलाल चौधरी जी बने थे। क्योंकि उस समय ना कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, जनता दल गवर्नमेंट जो है वो कोलिजन करके जनता दल जो है वो गवर्नमेंट बनी थी। तो अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डिप्यूटी वाला पोस्ट रहता है, ये आपको ज़्यादातर कोलिजन गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, भाई देवीलाल चौधरी जो है वो खुद ही बहुत बड़ा नाम थे, है अपने में, काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता थे, और वीपी सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो उनके साथ में दूसरे बड़े दिग्गज नेता यही थे, देवीलाल जी, तो इनको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई। तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है ना, जब इनको अपॉइंट किया गया देवीलाल जी चौधरी को एज अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो आउटराइट इनकी पोस्ट को, डिप्यूटी को बोल दिया गया कि भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं, और इसको चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सीधी सी बात है भाई, कोई पोस्ट अगर आपको देखने को ही नहीं मिलती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसको आप ज़बरदस्ती ऐसे क्रिएट कर, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं, पर हाँ, आप ऐसे पोस्ट को अपने मन से क्रिएट क्या कर सकते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था। देखिए, ये है वीपी सिंह जी और ये हैं देवीलाल चौधरी जी। तो ये तो बन गए थे पीएम 1989 में, और इनको बनना पड़ा था, इनको बनाया गया था डिप्यूटी पीएम, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इनके खिलाफ, देवीलाल चौधरी जी के खिलाफ में ना केस फाइल हुआ था 1990 में सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इनका अपॉइंटमेंट है उसको अपहेल्ड किया था, यानी बोला था कि इनका अपॉइंटमेंट एज अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एकदम करेक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो है ना, ये जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो रोल एक मिनिस्टर निभाता है गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के नीचे, सेम वही रोल जो है ना वो एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी होता है। देखिए,
तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मेंबर जैसे होते हैं ना, सेम वैसे ही उन्हीं मिनिस्टर के लेवल पे होते हैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी। तो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ वाले लेवल पे नहीं होते, बल्कि उनके नीचे ही जैसे बाकी सारे मंत्री होते हैं, वैसे ही एक उन्हीं में से एक मंत्री होते हैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे एक चीज़ और साफ कर दी गई कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होने का ये मतलब नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर की पावर शेयर करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे जब हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे आता है वाइस प्रेसिडेंट, तो कभी कभार मान लो कि अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट भी उनकी पावर एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि भैया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर जैसी पावर को एक्सरसाइज करोगे, आप किसी भी एक दूसरे मंत्री की तरह पावर एक्सरसाइज करोगे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने के.एम. शर्मा वर्सेस देवीलाल एंड अदर्स के केस में 1990 के जो ये केस था उसमें ये चीज़ तो क्लियर कर दी थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पहले इंडिया में पहले डेप्यूटी सीएम किसको बनाया गया था। डेप्यूटी सीएम की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, तो ये जो डेप्यूटी सीएम बने थे ना, ये बने थे अनुग्रह नारायण सिंह। अब इनका भी ना बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है जब आप बिहार पॉलिटिक्स की बात करते हो। इनको बिहार विभूति कहा जाता है, यानी मेसन ऑफ मॉडर्न बिहार एंड इट्स पॉलिटिक्स। बिहार विभूति यानी वो जो मतलब बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी से ही, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इनको सबसे पहली बार जो है ना, ही वॉज द पोस्ट इंडिपेंडेंट, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एमर्ज एज द फर्स्ट डिप्यूटी सीएम। देखिए, जो फर्स्ट डिप्यूटी प्रीमियर और लेटर फर्स्ट डिप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, बिहार के सबसे पहले ये डिप्यूटी सीएम बने थे। अब कब बने थे? ये बने थे 1946 टू 1952, जस्ट आज़ादी के बाद ही इनको पहला डिप्यूटी सीएम बना दिया गया था बिहार का। तो सबसे पहली बार पोस्ट जो है इन्होंने अनुग्रह सिन्हा जो है उन्होंने होल्ड करी थी। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जो है उनको सेकेंड डिप्यूटी सीएम बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर जो है वो सेकेंड डिप्यूटी सीएम बने थे बिहार के ही इन 1967। और ये जो है ना, इनका नाम इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट का हिस्सा थे, लेड बाय महामाया प्रसाद सिन्हा, यानी विदाउट कांग्रेस की ये पार्टी थी, अदर देन कांग्रेस पार्टी थी। इसको लीड किया था महामाया प्रसाद सिन्हा जी ने। उसके बाद 2005 की बात करें, सुशील कुमार मोदी, उनको बनाया गया था डिप्यूटी सीएम, और वो 13 साल तक डिप्यूटी सीएम रहे थे। और करेंटली अगर अभी हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी नीतीश कुमार की और जो वहाँ पे तेजस्वी यादव हैं उनकी गवर्नमेंट है जो कोalition में काम कर रही है। पहले नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी, एकदम मिडिल में उन्होंने एब्रप्टली अलायंस तोड़ दिया, और जा करके तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ हाथ मिला लिया था। एंड इज़ द लार्जेस्ट इन द स्टेट असेंबली। मतलब अभी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ही है बिहार में। और जो जनता दल यूनाइटेड आप देखोगे, जनता दल यूनाइटेड, ये है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। ऑल्दो आप यहाँ पे देखोगे कि जो लार्जेस्ट पार्टी है ना फिलहाल के लिए बिहार में, वो है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आप देखोगे ना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही हैं, ऑल्दो वो मेजॉरिटी पार्टी से नहीं आते। लेकिन अब उन लोगों के अंदर की साठगांठ है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग एज द सीएम। तो और ये जो पूरा अलायंस किया गया ना, इसको महागठबंधन अलायंस गवर्नमेंट कहा जा रहा है, मतलब कहा गया, जिसमें आरजेडी और जेडीयू का ये गठबंधन आपको देखने को मिल रहा है, अलायंस आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो सुशील कुमार मोदी है ना, सुशील कुमार मोदी बेसिकली जो है वो पहले बनाए गए थे। अभी के टाइम पे जो हैं वो नीतीश कुमार जो हैं वो सीएम हैं, और तेजस्वी यादव जो हैं वो डेप्यूटी सीएम है। मैं आपको ये बता दूं, तेजस्वी यादव जो है ना, तेजस्वी प्रकाश यादव, वो अभी के लिए डेप्यूटी सीएम की पोस्ट में है, ठीक है। और नीतीश कुमार सीएम तो है ही है। चलिए, अब यही सारा पैटर्न। अब सबसे पहले आपके ना दिमाग में एक और सवाल, सबसे पहले तो क्या, अब तो आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि हम बिहार की क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार से ही ना ये जो पोस्ट आई डिप्यूटी सीएम की, ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन इसका बिहार ही रहा है। तो इस वजह से हम बिहार के बारे में बात करें कि बिहार में क्यों था। अब और भी जगह बात करेंगे। तो अब ये ना बिहार का ये ट्रेंड देखते हुए बहुत सारे और स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
कब स्टार्ट कर दिया, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होने लग गया नेशनल पॉलिटिक्स में। अब सपोज जैसे 1967 का जो इलेक्शन हुआ था जस्ट आफ्टर द इंडो चाइना वॉर जब हुआ, उसके बाद 1967 के बाद से क्या हुआ ना कि कांग्रेस का पूरे देश में इन्फ्लुएंस कम होने लगा, लोगों का विश्वास कांग्रेस के ऊपर से कम होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि नई नई पार्टीज एमर्ज होने लगी, नए नए लीडर्स आने लगे, एंटी कांग्रेस कोलिशंस बनने लगे। तो ये सब सारे कोलिशन बनने लगे तो भाई वही पावर टेसल वाली बात आई जाती है। तब हम लोगों को जा करके ना ज़्यादा से ज़्यादा ये डिप्यूटी सीएम वाली पोस्ट देखने को मिलने लगी। अभी रिसेंट की बात करें तो 2017 में यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे, ठीक है, जहाँ पे बीजेपी की जो लीडरशिप है उन्होंने मतलब वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो केशव प्रसाद मौर्य थे, और लग भी रहा था कि मे भी शायद यही सीएम बनेंगे। जब 2017 में यूपी में इलेक्शंस हुए थे तो उस समय लग रहा था भाई, जो लग रहा था वो यही था कि केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लीड ली रखी थी मतलब बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के लिए। तो लग तो रहा था केशव प्रसाद मौर्य ही बनेंगे, लेकिन आखिरी टाइम पे जो है वो बना दिया गया, योगी आदित्यनाथ जी को एज अ सीएम ला दिया गया था यूपी में। लेकिन इसके साथ क्या किया गया, मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जो है ना, उनको डिप्यूटी सीएम बना दिया गया था उसी टाइम पे। और यही चीज़ ना कंटिन्यू हुई 2022 में भी बीजेपी यूपी में इलेक्शन हुआ, जिसके बाद बीजेपी ही वापस जीत के आई और योगी आदित्यनाथ वापस सीएम बन गए। और इसके साथ 2 सीएम और अपॉइंट हुए अपार्ट फ्रॉम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, इनको भी डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है। यानी यहाँ यूपी में करंटली आप 2 डेप्यूटी सीएम को देखते हो। एक तो सीएम है, सीएम के नीचे 2 डेप्यूटी सीएम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो करंट स्टेटस अगर की हम बात करें, अभी तो हम यूपी की बात की, करंट अगर स्टेटस की बात करें तो मतलब कर्नाटका के अलावा जो है ना इंडिया में मतलब 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपको डेप्यूटी सीएम की पोस्ट देखने को मिलती ही मिलती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर बात करें, जहां पे मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट जो है मतलब वो रहता ही रहता है, वहां पे कोई एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं रहती, मल्टी पार्टी कोलिशन आपको देखने को मिलता ही है। तो 7 में से 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको डेप्यूटी सीएम की पोस्ट देखने को मिलती ही मिलती है। इसके अलावा आपको सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ना आपको मल्टीपल, जैसे आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तो एक साथ 5 डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो एक टाइम पे वहां पे 5 डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं। तो मल्टीपल डेप्यूटी सीएम्स पर स्टेट के भी केसेस आपको हमको देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई गेस आपको ये बातें समझ ज़रूर आई होगी। तो इसके बाद थोड़े प्रमोशन की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, जुडिशरी की आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए, इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आते रहते हैं। इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी जुडिशरी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्राइजेज जो हैं वो 25 में से बढ़ने वाली हैं, तो उसके पहले आप जा करके डिस्काउंटेड रेट्स पे जो हैं उन कोर्सेज़ को अवेल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा है, जल्दी से इसको स्कैन कर लीजिए। साथ ही साथ आप कोड यूज़ करिए यहाँ पे WISH10, और आप स्टिल अभी भी डिस्काउंटेड प्राइजेस पे जो हैं उन कोर्सेज़ को अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी गोल है, प्राइजेस जो है मैं जैसा मैंने आपको बताया वो जल्दी बढ़ने वाली हैं। अभी आप 40% तक यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। आप आरएम कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 25 मई से ये बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन जुडिशरी के कोर्सेज को अवेल करवा सकते हैं। कोड यूज़ करिए WISH10, ठीक है। ये 22 से 26 मई तक के लिए ऑफर चल रहा है। आप बिल्कुल WISH10 कोड यूज़ करिए और इसको आप अवेल कर सकते हैं, इस ऑफर को अगेन। इसके अलावा यूपी लोकल लॉज के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज चालू करी है। 15 दिन का रैपिड रिवीजन पैक है ये पूरा फॉर यूपी मेंस एग्जाम। सिर्फ 4,999 रुपये का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है। तो आप कोड यूज़ करिए WISH10 और इस कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड भी दिया है, इसको भी स्कैन करके आप इससे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेट यूपी जुडिशरी 2024 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है 29 मई से चालू होने वाली है। 15 महीने के लिए ये चलने वाला है। तो आप इसको कोड WISH10 ये यूज़ करके इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे और इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ तो यहाँ पर हैं ही आपकी मदद करने के लिए।
इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए, तो 15 मई से इसकी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 1 महीने की ये बैच चलने वाली, ठीक है। इसमें आपको 4,999 का अट्रैक्टिव प्राइस है। यहाँ पर कोड यूज़ करिए wish10 और आप इस कोर्स को अवेल करवा सकते हैं अभी भी। ये QR कोड भी यहाँ पर है, आप इसको स्कैन करके अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा लिंकिंग रेगुलर बैच 2.0 फॉर जुडिशरी एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, 4 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, 12 महीने चलने वाली है। इसको भी आप अभी भी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड यूज़ करिएगा wish10 और आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे यहाँ पे मिल जाएगी एंट्री इस बैच में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी प्रीलिम्स का जो रैपिड बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। ये आपको दिख रहा है QR कोड, इसको स्कैन करके आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और लो ऑफर प्राइस है यहाँ पर। 6,999 का कोड यूज़ करिए wish10 और आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इस ऑफ़र को भी अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा आराम कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी बैच जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 25 मई से, 12 महीने बैच चलने वाली है। ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करिए और जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र को अवेल करवाइए। कोड यूज़ करिए wish10। इसके अलावा बात कर ले प्रचंड माइनर लॉ सीरीज़ के लिए, राजस्थान के लिए जुडिशियल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस, उनके लिए भी एक ऑफ़र प्राइस यहाँ पर है हमारे पास। सिर्फ 8499 का यहाँ पे प्राइस है। 25 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आप इस QR कोड को स्कैन करके इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है आपको wish10 और डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये ऑफर्स। इसके अलावा GS का सारी स्टेट जुडिशरी के लिए महापैक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप इसको जा करके ऑफर प्राइस में अभी आप ले सकते हैं। 7,999 की कोड यूज़ करना है wish10 और आपको यहाँ पर ये GS के इस महापैक को भी आप अवेल करवा सकते हो। इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी बैच जो है विद अनिल खन्ना सर, ये स्टार्ट होने वाली है 5 जून से। 14 महीने ये बैच चलने वाली है। आप इसको अवेल कर सकते हैं कोड यूज़ करके wish10। और इसके अलावा जो है ना वो चंडीगढ़ में भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में बात करेंगे। बिहार जुडिशरी के सिमुलेटर मॉक टेस्ट जो है, एक लॉ और एक जीके का टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 499 के प्राइस पे। आप कोड यूज़ करिए wish10 और ये इस अट्रैक्टिव प्राइस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ में हमारी अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसके एडमिशन्स ओपन है। आपको यूज़ करना है कोड wish10 और यहाँ पे आप सीट बुक करा सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये यहाँ पे आपको QR कोड भी देखने को मिल रहा है, इसको जा करके जल्दी से आप स्कैन करके अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज जो हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। आइकॉनिक कोर्सेज में आपको इतना प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी जाइए और अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्सेज को यहाँ पे उसका सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल रहा है। QR कोड को स्कैन करिए, हमारी अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए और आप अपने कोर्सेज अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।